तो विनोद, बात की शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। आप किस तरह से, क्या जो पुनर्जीवित, मैं कहूंगा कि पुनर्जीवित हुआ है, तो ये अब उम्मीद की किरण जाग रही है ऑपोजिशन के लिए? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर आपको याद हो, हम अक्सर बात किया करते थे हाँ कि ये जो अलायंस है, ये जिंदा रहने के लिए अलायंस है। हाँ ये अलायंस इसलिए हुई है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि इस गठबंधन की जिसमें शरीक हैं, वो उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन सबको खत्म कर कर अपना वर्चस्व एकमात्र बनाना चाहती है इस देश में। और शुरू से उनके स्लोगन भी ऐसे रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत। अब किसी भी लोकतंत्र में ये कोई उचित स्लोगन तो है नहीं, लेकिन अब तो विपक्ष मुक्त भारत है। अब तो विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं। हाँ, विपक्ष मुक्त भारत कर लें, जो भी है, लेकिन उनका तात्पर्य वही है कि वो अकेली पार्टी इस देश में रहना चाहते हैं, चॉइस देना नहीं चाहते यहाँ के वोटर्स को। और दायित्व है ऑपोजिशन का कि वोटर्स को चॉइस दे। लोकतंत्र तो जिंदा जब ही रहेगा ना, जब वोटर के पास चॉइस रहेगी। तो मैं ये समझता हूं, तो हम तो शुरू से कहते थे कि ये अलायंस जो है ये होगी, देर दराज होगी, लेकिन होगी। अब उसमें एक नीतीश जी उसमें से निकल के चले गए हैं, और हमको जो वहां से अब जानकारी मिल रही है बिहार से कि नीतीश हैज बिकम कॉमिक फिगर। मतलब एक तरह से नीतीश जी के बारे में जो उनकी क्रेडिबिलिटी जो होती थी, एक समय में हम कहते थे कि वो सामाजिक न्याय मूवमेंट के सबसे फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं। नायडू साहब भी हुआ करते थे पटना में उन दिनों, तो हम लोग अक्सर बात किया करते थे कि ही इज द बेस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द सोशल जस्टिस मूवमेंट। लेकिन वो जो सोशल जस्टिस मूवमेंट का सबसे सुंदर सुदृढ़ प्रोडक्ट था, वो आज के दिन एक कॉमिक फिगर, ट्रेजिक कॉमिक फिगर लग रहा है। और मैं समझता हूं कि बिहार में तो नैरेटिव बना लिया है तेजस्वी ने। जो कॉन्फिडेंस मोशन पे उसकी स्पीच थी तेजस्वी की, वो अपने आप में एक नैरेटिव है। हमारे मित्र जो बिहार से हमसे जुड़े हैं, वो ज्यादा इस पे रोशनी डाल सकते हैं। रही बात पंजाब की, तो मैं समझता हूं कि पंजाब में शुरू से ये मानना था अंदर खाते पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस संभव नहीं है, कई कारणों से। एक मुख्य कारण, आज भी वो कारण है, और मैं नहीं मानता कि वहां पर अलायंस होगी। वो कारण ये है कि अगर वहां पर दोनों पार्टीज, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये समझते हैं कि वो जो सीटें उनके पास हैं उनको हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं, और आम आदमी पार्टी समझती है कि वो जो सीटें, एक बार 2 सीटें जीती थी, वो सीटें, उनसे ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, और उनका कार्यकाल अच्छा रहा है भगवंत मान का। देखते हैं होता क्या है। लेकिन ये अच्छा है कि ऑपोजिशन स्पेस जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के लिए नहीं छोड़ी गई। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में अगर वहां पर अलायंस हो जाता तो इनको मजबूरन अलायंस करना पड़ता। अब चूंकि किसानों को इतना बड़ा मसला उछल गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है, तो मुझे नहीं लगता कि अकाली दल उनके साथ कोई खुली अलायंस इस बार करेगा। लुका छुपी अलायंस कोई कर ले, कोई टैक्टिकल अलायंस कर ले, वो बात अलग है। और फिर दिल्ली में शुरू से संभावना थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके लड़ेंगे, और 4-3 का एशो की बात होती थी, वो आज भी वही है। अब बच गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक थिंकिंग ये है, जो तृणमूल के भीतर की थिंकिंग है, कि अगर कांग्रेस अलग से लड़ती है और लेफ्ट अलग से लड़ता है, और बीजेपी तो है ही मैदान में, तो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि तृणमूल कांग्रेस को फायदा होगा। तो अगर वहां पर बातचीत हो रही है अलायंस की कांग्रेस के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को जितनी सीटें मांग रही है कांग्रेस, उतनी सीटें ममता जी देंगी नहीं, और कांग्रेस अपने कैंडिडेट लड़वाएंगे, फ्रेंडली फाइट्स होंगी, और उसमें एंटी इनकम्बेंसी वोट जो ममता के खिलाफ है उसका विघटन होगा, ये संभावना उसकी लगती है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ आज के दिन प्रोग्नोसिस ये है
शरद की वो अभी देर आए दुरुस्त आए, और ये जो संभावनाएं बताई जाती थी कि इंडिया अलायंस नहीं बनेगा, ये इट्स अ नॉन स्टार्टर, ये सब ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड नैरेटिव था। जैसे कि आज के दिन हम किसानों के बारे में सुन रहे हैं। अब मैं कल किसी एक लंच पे गया और वहां पर कुछ पत्रकार जो अपने आप को बहुत पंडित मानते हैं, वो पूछने लगे मुझसे कि इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है किसानों को। और मैंने उनको ये जवाब दिया कि जो सिख संगत है, और मैं तो पंजाबी हूं, वो पंजाब में पला बड़ा भी हूं, और मेरे बहुत से मित्र पंजाब में हैं और रहे हैं, कि जिस तरह से सिख संगत अपने गुरुद्वारे चलाती है ना, उसी तरह से अपने प्रदर्शन चलाती है, अपनी प्रोटेस्ट चलाती है, उसी तरह से अपनी फिलैंथ्रोपी चलाती है। जब वो कोविड में निकल के बाहर लोगों की मदद कर रहे थे, उस वक्त तो नहीं कोई पूछ रहा था कि पैसा कहां से आ रहा है। उस वक्त तो कोई इनको खालिस्तानी नहीं बुला रहा था। देखिए, बदकिस्मती इस देश की ये है कि कोई भी समाज जो सेल्फ कंटेन्ड लगता है, हम स्लोगन क्या है कि भारत जो है वो सेल्फ कंटेन्ड हो, यही स्लोगन है ना, सेल्फ रिलायंट भारत का स्लोगन है ना। और एक समाज जो सेल्फ रिलायंट है, जो अपने हकों के लिए जब लड़ता है तो सेल्फ रिलायंट बन के लड़ता है और उसको भीतर से मदद मिलती है, उसका आप मजाक उड़ाते हो और उसका तिरस्कार करते हो। बावजूद इसके कि उनके मसले सुलझाए जाएं, आप जो है उन लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, उनको कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है, ये भारत के लिए उचित नहीं है। और मैं राष्ट्रवाद की अगर कोई भी परिभाषा बनती है, उसके खिलाफ है। ये राष्ट्रवाद की हर परिभाषा के खिलाफ है। तो ये नैरेटिव तो चलता रहेगा और ये पूरे इलेक्शन काल में चलेगा। उसको नैरेटिव को ये किस तरह से जो विपक्ष है आज का, उस नैरेटिव के जवाब में क्या नैरेटिव बनाता है, उस पे बहुत सी संभावनाएं इलेक्शन रिजल्ट की निर्धारित रहेंगी। अभी तक बदकिस्मती से उन्होंने वो नैरेटिव, पुख्ता नैरेटिव नहीं बनाया है। इनको तवज्जो अपनी गारंटीज पे देनी चाहिए। जिस तरह मोदी जी अपनी गारंटीज पे तवज्जो देते हैं, ये भी अपनी गारंटीज पे तवज्जो दें। ये हर उस बात पे तवज्जो दें। अभी हाल ही में जो कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, उनको आसान बनाकर सिंपल टर्म्स में जनता तक ले जाना चाहिए उनको। जैसे कि ये इलेक्शन फंडिंग का जजमेंट है, जैसा कि चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन का जजमेंट है। हाँ, तो ऐसे एक नहीं कई जजमेंट्स आए अभी हाल ही में। तो उनको अपना नैरेटिव मजबूत बनाना है। बाकी लड़ाई तो होगी इलेक्शन में, और लग रहा है कि आज के दिन बीजेपी मजबूत है, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं है कि 400 सीट पा जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।